लिखो नेक्स्ट, वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल्स रेडियस। वांडरवाल रेडियस सबसे पहले तो लिख लें, इट इज नॉट अ ट्रू रेडियस, नॉट अ ट्रू रेडियस, नंबर 1। नंबर 2, defined for gases only, गैसेस के लिए डिफाइन होती है ये। क्या है ये देख लें आप। जैसे एज्यूम करो कि ये दो लाइक एटम है और बॉन्डेड है, बॉन्डेड है ये। जरा ध्यान से देखें, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ध्यान से देखें। है क्या चीज, कोई एटम ए है, जैसे मेनली ये इंट्रोड्यूस की गई थी इनर्ट गैसेस के लिए, वांडरवाल रेडियस कंसेप्ट आया था इनर्ट गैसेस के लिए। ठीक है, फिर ये सारी गैसेस के लिए अप्लाई कर दिया गया। तो ये कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लो हमें एक ही वांडरवाल रेडियस डिफाइन करनी है, तो ए बॉन्डिंग करेगा सेम ए के साथ या बी के साथ भी कर सकता है, मैटर ये नहीं है। ये है ए भी एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक और ए है, ए बी ये सेम मॉलिक्यूल है दोनों, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। और इस तरह से पैकिंग करनी है आपको, ये पूरा का पूरा सॉलिड बनाना है, ये ध्यान रहे, ये सॉलिड होना चाहिए। मैंने केवल 2 मॉलिक्यूल दिखाई, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 लाइक एटम के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये है डी, और डी का हाफ कर दें तो आपको मिल जाएगी वांडरवाल रेडियस। डी का हाफ कर दें तो आपको मिलेगी वांडरवाल रेडियस। इसकी डेफिनेशन लिख लें, लैंग्वेज में लिख लें, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द half of the distance between two like atoms in separate molecules, टू लाइक एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, लाइक एटम हो गए ए, और ये ए बी मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा ए बी मॉलिक्यूल हो गया। टू लाइक एटम इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड फेज,
एंटायर मैटर किस फेज में होना चाहिए? ये सॉलिड फेज में। So it is defined as the half of the distance between two like atoms in separate molecules in solid phase. तो ये ट्रू रेडियस नहीं होती है। मॉलिक्यूल की पैकिंग होती है तब सॉलिड बने, तो दो क्लोजेस्ट एटम के बीच डिस्टेंस। अगर तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इसी का होता है, वान डेर वाल्स का। इसके बाद मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम कौन? कोवेलेंट। ये तीन रेडियस का ऑर्डर ये है फॉर सेम एलिमेंट। उसकी वान डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे मेटेलिक रेडियस, और तीसरे नंबर पे कोवेलेंट रेडियस। अब किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये मेटेलिक रेडियस के बराबर ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मेटेलिक रेडियस में एटम की पैकिंग थी, एटम थे, और यहां पे पैकिंग है मॉलिक्यूल की। यहां पे मॉलिक्यूल की पैकिंग है, सेम पैकिंग नहीं हो सकती। हैं तो दोनों सॉलिड ही, तो इसमें मॉलिक्यूल की पैकिंग करनी है, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड फेज। तो ये एक्चुअल में ट्रू रेडियस नहीं है, बट ये डिफाइन करनी पड़ी क्योंकि इनर्ट गैसेस बॉन्ड तो बनाते नहीं है। इनर्ट गैसेस बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है। आप अगर डाटा लिखना चाहें तो एक डाटा भी लिख सकते हैं, एक डाटा भी लिख सकते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए डाटा क्या है? वान डेर वाल रेडियस तो है 180 पिकोमीटर। ये मैं एनसीईआरटी से डाटा लिख रहा हूं। आप चाहें तो एनसीईआरटी ओपन कर लें, देखें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। एनसीईआरटी ओपन करें, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ओपन करें, और उसमें हेडिंग नंबर देखें 4.3, बॉन्ड पैरामीटर्स लिखा हुआ है, बॉन्ड पैरामीटर्स। हेडिंग नंबर 4.3, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इसमें फिगर देखें 4.2, फिगर देखें 4.2। सबको मिल गया फिगर 4.2? इसमें ध्यान से देखें, तीनों रेडियस दिखाई गई हैं। तो इसमें देखें ध्यान से, वन 180 पिकोमीटर है वान डेर वाल रेडियस, 180 पिकोमीटर। और 99 है कोवेलेंट रेडियस। दो रेडियस हैं इसमें, मेटेलिक नहीं है।
दो रेडियस है, 99 है कोवेलेंट रेडियस। फोर पॉइंट टू के लेफ्ट में फिगर देखो, उससे बेटर समझ में आता है, जो लेफ्ट में बना हुआ है फिगर। दो मॉलिक्यूल हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना। लाइक एटम के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसका हाफ। तो ये थोड़ी डिफरेंट रेडियस है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, नाउ वी कम टू पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है इनका। लिखो नेक्स्ट, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो साइज दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। साइज दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी या कम होगी। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज होगी। और सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगी। तो साइज इसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो फैक्टर डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप बताओ साइज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा। साइज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आंसर है साइज डिक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों करेगी। रीजन क्या है। तो पहली बात है कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम है। इन अ पीरियड तो नंबर ऑफ शेल से तो डिसाइड होगा नहीं। और दूसरा पॉइंट फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लास्ट क्लास में आपने कैलकुलेट भी किया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में इंक्रीज होता है। तो साइज में क्या चेंज आएगा। साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होगी इन ए पीरियड। साइज डिक्रीज होगी इन ए पीरियड।
ध्यान दें, ध्यान दें थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि साइज 17th ग्रुप तक तो डिक्रीज करती है, बट 17 to 18 इंक्रीज होती है। कभी कभी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है। अगर ऐसा लिखा है किसी बुक में तो समझ लेना कि 18th ग्रुप की वांडरवाल रेडियस कंसीडर कर ली गई है। और ये कंसेप्ट गलत है, रॉन्ग है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि एक की कोवेलेंट रेडियस ले लो, दूसरे की वांडरवाल ले लो, एक की मेटेलिक ले लो? ये तो नहीं कर सकते ना। कंपैरिजन में सबकी सेम रेडियस लेनी होगी ना। या तो सबकी वांडरवाल रेडियस ले लो, या सबकी मेटेलिक रेडियस ले लो, या सबकी कोवेलेंट रेडियस ले लो। ये तो नहीं होगा कि एक की मेटेलिक, दूसरे की कोवेलेंट, तीसरे की वांडरवाल। तो जिन बुक्स में ये लिखा है कि इन द एंड इंक्रीज मिलता है, तो उन्होंने क्या किया है, 18th ग्रुप की वांडरवाल रेडियस मान ली। ये वहां उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा। बट काम की चीज पे आते हैं। अगर आप ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक किसी एक रेडियस को कंपेयर करें, किसी एक रेडियस को, मान लें कि सबकी मेटेलिक डिफाइंड है, लेट, तो ट्रेंड क्या आएगा 1 to 18 तक? अगर सेम एक कोई रेडियस ले लें तो 1 to 18 तक डिक्रीज होगा, और यही सही तरीका है इनफैक्ट। लेकिन ध्यान देना, ये केवल एस और पी ब्लॉक के लिए है। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। लेफ्ट टू राइट ये केवल एस और पी ब्लॉक के लिए है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का एक कंबाइंड नेम भी है। एस और पी ब्लॉक कंबाइन कर दें, एक्सक्लूडिंग 18th ग्रुप ऑन इनर्ट गैस, तो एस और पी ब्लॉक का कंबाइंड नेम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को कंबाइंड नेम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये एस और पी ब्लॉक में ट्रेंड है। डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ब्लॉक में डी ब्लॉक मींस ग्रुप नंबर 3 to 10। डी ब्लॉक में क्या होता है? ग्रुप नंबर 3 to 12। अच्छा, हाँ, ग्रुप नंबर 3 to 12। इसमें क्या होता है? ये मान लो ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर नहीं तो एटॉमिक नंबर लिख लो, 21 से शुरू हुआ जैसे, और लास्ट है 30।
ये 30 है लास्ट वन। तो क्या होता है इसमें, साइज पहले डिक्रीज करती है, साइज पहले डिक्रीज करती है और टुवार्ड्स द एंड इंक्रीज होती है। मिनिमम साइज होती है निकिल की, 3D सीरीज में मिनिमम साइज निकिल की होती है। निकिल के बाद फिर इंक्रीज आता है। तो डी ब्लॉक में थ्रू आउट ये ट्रेंड होता है। लिख लें आप, डी ब्लॉक में क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। डी ब्लॉक में फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन 3D के ही पूछे जाते हैं, कंपटीशन में 3D के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो 3D में आपको याद होना चाहिए कि निकिल की साइज मिनिमम होती है और कॉपर और जिंक उससे स्लाइटली ग्रेटर साइज के होते हैं। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक की साइज बेट स्लाइटली ग्रेटर क्यों हो गई, क्या रीजन है, ये साइज है। कॉपर और जिंक की साइज स्लाइटली ग्रेटर क्यों हुई, तो रीजन ये है कि यहां पे कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D10 और Zn में भी कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D10। और जब इनर शेल का डी फुल्ली फिल्ड हो तो इसकी शील्डिंग पावर ग्रेटर हो जाती है या सडनली इंक्रीज हो जाती है। तो रीजन में ऑप्शन में यही लिखा होगा, क्या लिखा होगा ऑप्शन में, ड्यू टू ग्रेटर शील्डिंग पावर ऑफ फुल्ली फिल्ड डी सबशेल। जैसे ही ये फुल्ली फिल्ड होगा इसकी शील्डिंग पावर में इंक्रीमेंट आएगा। तो जेड इन पे ध्यान देना, निकिल से कॉपर पे जाएंगे, निकिल से कॉपर पे जाएंगे तो सिग्मा डोमिनेट कर जाएगा। अब स्लेटर रूल में ये बात दिखाई नहीं पड़ती, बट थ्योरेटिकली आप ऐसा लिखेंगे, सिग्मा डोमिनेट करता है, डिसाइडिंग सिग्मा हो जाता है ऑन मूविंग फ्रॉम निकल टू कॉपर, कॉपर टू जिंक। तो रीजन आप लिखें ड्यू टू बेटर शील्डिंग पावर और ग्रेटर शील्डिंग पावर ऑफ फुल्ली फिल्ड डी सबशेल। नहीं, आप बेटा गलत समझ गए हो। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ग्रेटर, किसके कंपैरिजन में मैं कर रहा हूं, ये ग्रेटर वर्ड किसके कंपैरिजन में है,
या ये कहें कि ये जो मैंने वर्ड यूज किया फुल्ली फिल्ड, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। निकिल में फुल्ली फिल्ड नहीं है, उसके आगे फुल्ली फिल्ड नहीं है, उसके आगे फुल्ली फिल्ड नहीं है। हु इज भारत? कोई तुम्हारे नाम से एंट्री करना चाह रहा। समझ में आ गया इतना? तो D10 बनते ही इनके कंपैरिजन में शील्डिंग पावर बेटर हो जाती है। ये D6, D7, D8 इनके कंपैरिजन की बात हो रही है। तो आपको 3D सीरीज में रीजन याद करने हैं, बस यही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखो। ये तो बात हुई डी ब्लॉक में। ये ट्रेंड तीनों में सेम रहता है, 3D में भी, 4D में भी, 5D में भी। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। नेक्स्ट लिखो, एफ ब्लॉक में क्या ट्रेंड होगा? एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज में, लेंथेनाइड सीरीज में एटॉमिक नंबर 58 टू 71 साइज डिक्रीज होती है। ये रेडियस मान लें R1 है, ये रेडियस मान लें R2 है, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका नाम है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? तो लिख लें, नेट डिक्रीज इन साइज, नेट डिक्रीज इन साइज across the lengthenide series, across the lengthenide series। net decrease in size across the lengthenide series is known as lengthenide contraction। अब साइज डिक्रीज क्यों करती है? तो रीजन सिंपल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा। आप खुद सोचो, 58 से 59 पे जाएंगे तो क्या होगा? 58 से 59 पे आप जाओगे तो Z की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ी, बट सिग्मा में स्मॉल इंक्रीज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है?
इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 4f सब शेल में, इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा है और एफ की शील्डिंग पावर पुअर होती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जेड 1 यूनिट बढ़ा 58 टू 59 जाएंगे, पर सिग्मा 1 यूनिट नहीं बढ़ता, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेट इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज होती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है और ये कंपटीशन में भी आया हुआ है। लेंथेनाइड सीरीज में बीच में एक ऐसे दो एटम मिलेंगे जहां साइज में स्लाइट इंक्रीज आएगा, और वो होगा ऐसा एलिमेंट जिसमें फर्स्ट टाइम F7 मिलता है। बताओ फर्स्ट टाइम F7 कौन से एटॉमिक नंबर में आता है? फर्स्ट टाइम F7 आता है एटॉमिक नंबर 63 यूरोपियम में। तो आंसर ये है 62 से 63 जाएंगे तो साइज में स्मॉल इंक्रीज मिलेगा। पूरे लेंथेनाइड सीरीज में ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। बस एक ही एक्सेप्शन है और नहीं है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये लिखेंगे कि F7 की शील्डिंग पावर F6 से बेटर होती है क्योंकि ये है फुल्ली हाफ फिल्ड। तो जो फर्स्ट टाइम F7 आया यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, इसमें साइज इंक्रीमेंट मिलता है। बट इंक्रीमेंट बहुत ही स्मॉल होता है। अगर ओवरऑल देखें आप 58 से 71 तक तो साइज डिक्रीज करती है, इन जनरल साइज डिक्रीज करती है। और जो नेट डिक्रीज आया R1 - R2 उसको क्या नाम देते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वर्डिंग क्लियर है सबको? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो एक्टिनाइड के क्वेश्चंस आते नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है। क्वेश्चंस लेंथेनाइड के ही आते हैं। फिर भी डेफिनेशन लिख लो, काफी है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? केवल डेफिनेशन लिख लो, बाकी डिटेल की जरूरत नहीं।
तो नेट डिक्रीज इन साइज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103. Net decrease in size across the actinide series. समझ में आ गया सबको? तो ये तो है वेरिएशन ऑफ साइज इन ए पीरियड. नाउ राइट डाउन वेरिएशन ऑफ साइज इन ए ग्रुप. वेरिएशन ऑफ साइज इन ए ग्रुप. ट्रेंड ऑफ साइज इन ग्रुप. बताओ आप, जैसे फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप साइज का क्या ट्रेंड होगा? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगी, ये सबको मालूम है. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगी. रीजन क्या है, क्यों इंक्रीज करेगी? तो देखें, करेक्ट रीजन ये है, ध्यान देना, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स determines the size in a group. Because they overcome, because they overcome the influence of effective nuclear charge. जैसे समझ लें थोड़ा ध्यान से, लिथियम के पास 2 शेल हैं, सोडियम के पास 3 शेल हैं. लिथियम से सोडियम पे जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन तीनों शेल को पास पास खींचेगा, तीनों को पास पास खींचेगा, एक को नहीं, तीनों को, तीनों को न्यूक्लियस के पास लाने की कोशिश करेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब तीनों शेल्स का न्यूक्लियस के क्लोज आना. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, ये तीनों पास आए, बट एक शेल बढ़ा, उससे साइज बढ़ी. तो जो नेट साइज कंपेंसेट हो रही है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो डोमिनेट नहीं करती. ओवरऑल ये साइज ज्यादा ही आएगी आफ्टर कंपेंसेशन. ये जो मैंने इतना स्पेस दिखाया है, ये स्पेस क्या बता रहा है आपको? कंपेंसेशन. कौन कंपेंसेट कर रहा है साइज को? कौन कम करने की कोशिश कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बट वो कंपेंसेशन इतना नहीं होता कि लिथियम से स्मॉल साइज हो जाए.
तो यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भूलना नहीं है। अभी आप आगे देखेंगे कहीं कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शेल के इफेक्ट को कंपेंसेट कर देता है। वहां पे क्या होगा, जरा सोचो थियोरेटिकली। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपेंसेट कर दे शेल के इफेक्ट को, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी। कंपेंसेट कर दे और डोमिनेट कर जाए उल्टा। अगर पूरा कंपेंसेट करे एग्जैक्ट तो साइज कांस्टेंट, और डोमिनेट कर जाए तो साइज डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप ऐसे केस मिलते हैं, अभी डील करेंगे आगे। इसलिए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भूलें ना, ये तो है ही है। तो अगर आपको लिखना हो कि लिथियम से सोडियम तक जाने पर साइज इंक्रीज हुई, इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है इसका। तो सिंपली ये लिखना कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए, क्या ये करेक्ट रीजन होगा। अगर मैं सिंपली इतना कह दूं कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए, इज इट करेक्ट रीजन। इनकम्प्लीट रीजन है। कंप्लीट रीजन क्या होगा। The influence of number of shell dominates. The influence of number of shell dominates over the influence of effective nuclear charge. ये वर्ड पे ध्यान देना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इन्फ्लुएंस। द इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर ऑफ शेल डोमिनेट्स ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नंबर ऑफ शेल्स का क्या इन्फ्लुएंस है। नंबर ऑफ शेल्स का इन्फ्लुएंस है साइज का इंक्रीज होना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या इन्फ्लुएंस है, साइज का डिक्रीज होना। अब किसका इन्फ्लुएंस डोमिनेट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स का, इसलिए साइज इंक्रीज हुई। ये बात भूलनी नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भूलना नहीं है। क्योंकि जो प्रॉब्लम कंपटीशन में आनी है वो यही आनी है। जो स्कूल एग्जाम में आना है वो तो सीधा सीधा आना है कि साइज बढ़ती है, काफी है, इतना पता हो। बट कंपटीशन वाले आसानी से नंबर नहीं देते। चलो ये ठीक है, आपको पता लग गया फर्स्ट ग्रुप में साइज बढ़ रही है। बता सकते हो क्या यूनिफॉर्म इंक्रीज आएगा, या पहले फास्ट इंक्रीज फिर स्लो, या पहले स्लो इंक्रीज देन फास्ट। किस तरह का इंक्रीमेंट मिलेगा, यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, फर्स्ट फास्ट देन स्लो, और फर्स्ट स्लो देन फास्ट। अच्छा ठीक है, करेक्ट रीजन है फर्स्ट फास्ट इंक्रीज देन स्लो। पहले फास्ट इंक्रीज आता है फिर स्लो इंक्रीज आता है। अब फर्दर बताओ फास्ट इंक्रीज कौन से एलिमेंट तक आता है।
फास्ट इंक्रीमेंट लिथियम टू पोटेशियम तक आता है। बिल्कुल ठीक आंसर दिया आशीष ने। फास्ट इंक्रीज आता है लिथियम टू पोटेशियम, इसके बाद स्लो इंक्रीज। लिथियम टू पोटेशियम टिल लिथियम टू पोटेशियम फास्ट इंक्रीज आता है। क्यों फास्ट इंक्रीज आता है लिथियम टू पोटेशियम? भाई शेल तो बढ़ रहा है, यहाँ दो 2 शेल है, यहाँ 3 शेल है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, तो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट आना चाहिए ना। एक एक शेल बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट आना चाहिए। तो आप याद कीजिए लास्ट क्लास को, शील्डिंग पावर का ऑर्डर, शील्डिंग पावर का ऑर्डर डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर पुअर होती है, और जहां से डी इलेक्ट्रॉन आने शुरू होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस और कम हो जाएगा। डी इलेक्ट्रॉन आने शुरू होंगे रुबीडियम से, यहां पे डी आएंगे, यहां पे डी आएंगे, यहां पे एफ आएंगे। डी तो होंगे ही, एफ भी आएंगे। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर पुअर होगी, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा डोमिनेट करेगा। सॉरी, अभी मैंने उल्टा बोल दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा क्योंकि सिग्मा कम हो गया। शील्डिंग पावर मतलब सिग्मा, सिग्मा वीक हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इसलिए साइज में स्मॉल इंक्रीज आएगा। ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं, हर एक बात आप लिखें, हर एक बात आप लिखें। ओके, तो पोटेशियम के बाद इनर शेल में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू होते हैं, पहले डी फिर डी एंड एफ दोनों। तो सिग्मा सिग्मा डिक्रीज होने लगता है, शील्डिंग पावर पुअर होने लगती है। तो किसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा अगर सिग्मा डिक्रीज हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एस ब्लॉक में साइज में पहले फास्ट इंक्रीज आता है, फिर स्लो। ठीक है, बताओ सेकंड ग्रुप में कहां तक फास्ट इंक्रीज आएगा? सेकंड ग्रुप में जल्दी बोलो। सेकंड ग्रुप में फास्ट इंक्रीमेंट आएगा कैल्शियम तक, कैल्शियम तक, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तक फास्ट इंक्रीज।
उसके बाद स्लो इंक्रीज। समझ में आ गया इतना सबको? कार्तिक बेटा सेकंड ग्रुप की बात कर रहा था मैं कि सेकंड ग्रुप में कहां तक इंक्रीमेंट आएगा, तो वो है कैल्शियम तक। तो एस ब्लॉक का ट्रेंड हमने डिस्कस किया, पी ब्लॉक का डाउन द ग्रुप, डी ब्लॉक डाउन द ग्रुप नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बट ध्यान देना जितना मैंने पढ़ाया है इस पे टेस्ट कल भी होगा। पिछला आप पूरा पढ़ के आएंगे तो कंफर्टेबल होंगे। और कल टेस्ट होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि क्लास नहीं होगी, क्लास भी